केमिस्ट्री में सॉल्यूशन लेक्चर 5 लेक्चर 4 पिछले क्लास, आज लेक्चर 5 स्टार्ट करेंगे। हम लोग पिछले क्लास का बात किए थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो हम लोग देखे थे उसमें देखे ये थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है, सॉल्यूट के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि प्रॉपर्टी किसका है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का। यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब है कि वो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट हम क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे, सॉल्वेंट डालेंगे। इसका मतलब है कि सॉल्वेंट जैसे ही आप डालिएगा यानी वो सॉल्यूशन डाइल्यूटेड होगा, और उस सॉल्यूशन में कितना आप सॉल्यूट की मात्रा डाले हैं उसी के ऊपर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपका डिपेंड करेगा, ना कि वह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब सॉल्यूशन उसके सॉल्वेंट के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करेगा या सॉल्यूट के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। इस दोनों के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन वो डिपेंड किस पर करेगा, सॉल्यूट के अमाउंट के ऊपर। तो इतना तक हम बात किए थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। किसी भी सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी हम कल आपको पढ़ाए थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आज उसके आगे पढ़ाने वाले हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर वेपर प्रेशर के केस में क्या होता है, जो बात करते हैं। सबसे पहला हम पढ़ाने वाले हैं आपके सामने आज एक नया पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले हम वेपर प्रेशर की बात करेंगे। यहां वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होता है इसके बारे में हम सबसे पहला बात करेंगे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म वीपी बोलते हैं। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या होता है इसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। वेपर प्रेशर कहता है कि मान लीजिए कि आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में आपने लिक्विड डाल दिया यानी HOH डाल दिया, सॉल्वेंट, या कोई भी आप लिक्विड ले सकते हैं। जैसे हम यहां लिक्विड मरकरी लेंगे, मरकरी का लिक्विड लेंगे, सॉल्वेंट लिक्विड नहीं लेकर के मरकरी का लिक्विड ले रहे हैं, जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सी पर Hg का इसमें लिक्विड हम डाले हैं। और ये मेरा लिक्विड जैसे ही हम हीट देंगे तो ये कन्वर्ट कहां होगा, वेपर में। ये कन्वर्ट कहां हो जाएगा, वेपर के केस में। ये वेपर के केस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। यानी मेरा लिक्विड जो है वो लिक्विड को जैसे ही हम टेम्परेचर देंगे तो वेपर में कन्वर्ट होगा। यानी ये जो वेपर बना यहां पे, और यहां से आपका लिक्विड, यानी जो लिक्विड है वो कन्वर्ट कहां होगा, वेपर, और वेपर कन्वर्ट कहां होगा, लिक्विड में। कब, जब आप टेम्परेचर दीजिएगा तो लिक्विड कन्वर्ट कहां होगा, वेपर में। जैसे ही आप टेम्परेचर देना बंद कीजिएगा तो आप देखते हैं कि वेपर से भी वो क्या आता है, लिक्विड स्टेट में आता है। यानी लिक्विड से वेपर जाएगा तो क्या कहा जाएगा, हीट ऑफ सब्लिमेशन की हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो हीट ऑफ वेपोराइजेशन थर्मोडायनेमिक्स में है। और जैसे ही उसका बिलो टेम्परेचर होगा यानी वेपर से फिर लिक्विड बनना स्टार्ट होगा, हल्का होगा, तो हीट ऑफ लिक्विडिकेशन कहलाएगा। यानी हीट ऑफ लिक्विडिकेशन में सॉलिड से आपका लिक्विड बनता है तब होता है, लेकिन यहां क्या हो रहा है, वेपर से हो रहा है। कब, जब बिलो टेम्परेचर होगा तब। इसका मतलब कि टेम्परेचर जैसे जैसे आप कम करेंगे तो लिक्विड आपका कहां आना स्टार्ट होगा, मतलब वेपर कहां आना स्टार्ट होगा, लिक्विड में। और टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो लिक्विड कहां आना स्टार्ट होगा,
वेपर में। तो आपने क्या किया कि Hg लिक्विड लिया, मरकरी लिक्विड लिया, आप कुछ भी लिक्विड ले सकते हैं जिसमें मरकरी आपका T = 25 डिग्री C पर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर आपका मरकरी लिक्विड स्टेट में रहता है। किस स्टेट में रहता है? लिक्विड स्टेट में। जैसे ही इसका 25 डिग्री C से टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो ये लिक्विड धीरे धीरे कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा वेपर में। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पर, 25 डिग्री सेल्सियस बोले इसका मतलब RTP, 25 डिग्री सेल्सियस का मीनिंग होता है कि रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पर RTP पर 25 डिग्री C में केल्विन का वैल्यू 298 केल्विन। अब यहाँ जो 25 डिग्री C आप लिक्विड लिया, अब इस पे लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर। कब? जब 25 डिग्री C पर Hg लिक्विड किस स्टेट में आपका है? लिक्विड में जा रहा है। जैसे ही टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया वो कहां भाग गया? वेपर में। अब जो लिक्विड से वेपर बना उसको हम जमा करते हैं एक नली में, एक मोनोमीटर की नली में। ये हम मोनोमीटर लगा रहे हैं जी, ये जो हम लगा रहे हैं ये मेरा मोनोमीटर है, जिसमें हमने क्या किया कि लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है वो सारे लिक्विड से जो वेपर बनेंगे वो सारे वेपर मेरा यहां पे दिखाई देगा। यहां पे मेरा वेपर क्या करेगा? मोनोमीटर में दिखाई देगा। यह है मोनोमीटर, मोनोमीटर। और ये किसका वेपर है? मरकरी का वेपर, Hg का वेपर। यानी मरकरी 25 डिग्री C पर लिक्विड स्टेट में है। जैसे ही इसको हम टेम्परेचर देना स्टार्ट किए तो ये कहां कन्वर्ट हो गया? वेपर में। और इससे जो वेपर बना हम उसमें क्या किए? मोनोमीटर लगा दिया, और मोनोमीटर जा करके जितने सारे जो वेपर बनेंगे वो सारे वेपर इसके थ्रू जमा जाके कहां होगा? मोनोमीटर में। मतलब कंटेनर से कहां जाएगा? मोनोमीटर में। तो ये किसका वेपर हो गया? Hg का ना। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेरा लिक्विड का जो वेपर होगा वो बढ़ेगा, और लिक्विड का रेट ऑफ वेपोराइजेशन वो भी इंक्रीज करेगा। कब? जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब। यानी एवरी लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर at any temperature and the rate of vapor is on vapor solution। मतलब इसका वेपर का जो सॉल्यूशन होगा वो उसका रेट जब निकलेगा, रेट कब निकलेगा? कब? जब लिक्विड और वेपर को आप मिलाएंगे तब इसका एक कन्वर्जन प्रोसेस होगा। तो कन्वर्जन प्रोसेस का मतलब ये कैसा है? एक इक्विलिब्रियम सिस्टम में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन, यह एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, क्योंकि वेपर कन्वर्ट हो रहा है, मतलब लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, और वेपर कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम एक इक्विलिब्रियम कंडीशन बोले। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब आएगा तो ये वेपर का रेट निकलेगा, जो कि वेपर का रेट एक वेपर सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा। तो लिखिए इसको, इस पर फिर बात करते हैं। अभी हम वेपर प्रेशर पढ़ा रहे हैं, इसके बाद रिलेटिव लर्निंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ाएंगे। जल्दी लिखिएगा इसको, इसके बाद आगे देखते हैं।
देखिएगा हम इसके लिए एक पॉइंट लिखे हैं, जो समझाए हैं वही चीज को यहां लिखेंगे। एवरी लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर but the rate of vapor is at vapor solution। तथा एवरी लिक्विड कन्वर्ट कहाँ होगा, यानी लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर, मतलब T क्या है, टेम्परेचर पर, कोई भी टेम्परेचर का बढ़ाएंगे, कन्वर्ट कहाँ होगा आपका, वेपर में। तो इसका जो वेपर का रेट होगा वो वेपर सॉल्यूशन पर, मतलब कहता है कि रेट ऑफ वेपर इज एट वेपर सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन का जो वेपर होगा उसका जो रेट होगा वो किसी भी टेम्परेचर का रेट कैसे निकलेगा, लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर, तो एक इक्विलिब्रियम सिस्टम को देगा, इसके कारण इसका रेट निकलेगा। कोई भी इक्विलिब्रियम सिस्टम में जाएगा तो उसका एक रेट आएगा, तो इसलिए उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर का रेट है, यानी उसका भी वेपर प्रेशर लिक्विड टेम्परेचर पर क्या करेगा, इंक्रीज ही होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तब आपका वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इसको आप लिखिए, यानी कोई भी लिक्विड कन्वर्ट होगा वेपर में कोई भी टेम्परेचर पर, तो उसका रेट ऑफ वेपर पर सॉल्यूशन जो है वो वेपर प्रेशर के फॉर्म में इंक्रीज करेगा। इक्विलिब्रियम, Vp का मतलब वेपर प्रेशर इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं factor affecting of vapor pressure। वेपर प्रेशर का फैक्टर अफेक्टिंग देखिए आप क्या है,
इसमें हम लिख रहे हैं पहला पॉइंट फैक्टर ऑफ एडिंग का वेपर प्रेशर क्या है, तो देखिए इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसको हम लोग बोलते हैं आई। यहां से आई को निकालेंगे, यहां से एम को निकालेंगे, यहां से एफ को निकालेंगे और यहां से ए को निकालेंगे। तो एक शॉर्ट टर्म हमें मिल गया इंफा। शॉर्ट फॉर्म क्या मिल गया हमें, आई एम एफ ए। यानी वेपर प्रेशर का पहला फैक्टर ऑफ एडिंग हमारा क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग नाम देते हैं इंफा। यानी किसी भी सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो इंक्रीज करेगा तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू डिक्रीज करेगा। कुछ ऐसा रिलेशन क्यों है सर, क्योंकि किसी भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन में मोर देन 2 कंपोनेंट होगा या 2 कंपोनेंट होगा। कोई भी सॉल्यूशन जब बनेगा तो 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस को मिलने से बनेगा या कंपोनेंट के मिलने से बनेगा। तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल बढ़ेगा सॉल्यूशन में तो उस सॉल्यूशन का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू इंक्रीज करेगा, लेकिन उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा। वेपर प्रेशर घटेगा लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू इंक्रीज करेगा। मतलब मॉलिक्यूल जैसे जैसे बढ़ेगा और उसका वेपर प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यही करता है। देखिए यहां पढ़िए मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब मॉलिक्यूलर को आप छोड़ दीजिए, इसको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कीजिए। तो मॉलिक्यूल का मतलब कि जितना ज्यादा आप मॉलिक्यूल बढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन में मान लीजिए कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलता है। तो सॉल्यूट में जितना मॉलिक्यूल है और जितना मॉलिक्यूल सॉल्वेंट में है तो दोनों मिलने के बाद एक सॉल्यूशन बना। तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बीच, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच। यानी किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा, किसी भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट एक लिक्विड मॉलिक्यूल है तो लिक्विड मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। यानी किसी भी कंपाउंड में, चाहे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें मॉलिक्यूल जितना कमेगा, मॉलिक्यूल का मतलब कि उसमें जितना कॉम्बिनेशन ऑफ एटम कमेगा, मतलब एटम कमेगा, तो उस मॉलिक्यूल में उस मॉलिक्यूलर एटम का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू होगा वो घटेगा, लेकिन उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। यही एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है जो हम आपके सामने लिखते हैं, कहता है कि ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड लोअर इन द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर। यानी हम लिख रहे हैं ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, शॉर्ट फॉर्म इंफा लिख रहे हैं याद रखने के लिए, एंड लोअर इन द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर। फिर समझिए, मतलब ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में जितना एटम की संख्या बढ़ेगा, तब 2 एटम है उसके बीच का अट्रैक्शन
जब मॉलिक्यूल बढ़ेगा तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, यानी पता है कि एंड लोअर इन द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, यानी उसका वेपर प्रेशर जो होगा वह लोअर क्या होगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके सामने लिख रहे हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ग्लिकॉल, वाटर, अल्कोहल, ईथर, ये 3 चीज हमने 4 चीज 5 चीज हमने लिखा है, 1 2 3 4 5। अब सभी का फॉर्मूला आपको भले ही याद नहीं हो, आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा, ये तो पता है कि याद किसका किसका होगा, वाटर का, अल्कोहल का, ईथर का थोड़ा बहुत याद होगा, बाकी ग्लिसरॉल और ग्लिकोल का तो बिल्कुल ही चौपट होगा, हमको पता है। आप इसको जल्दी लिखिए, फिर हम बात करते हैं और आपको समझाते हैं इस लाइन का मीनिंग 100% आपके दिमाग में घुसा देंगे हम। जल्दी लिखिए। चलिए अब हम एग्जांपल करवाते हैं। अब एग्जांपल आगे दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल कहता है कि ग्लिसरॉल, ग्लिकोल, वाटर, अल्कोहल, ईथर। अब आपने ऊपर लिखा है ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड लोअर इन द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर। मतलब ये जितने सारे जो मॉलिक्यूल हैं ये एक सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्वेंट को मिलाने, सॉल्वेंट में जब मिलेंगे तब, या सॉल्वेंट के साथ मिलेगा तब। तो बताइए कि इस सॉल्वेंट का या सॉल्यूट का वेपर प्रेशर ज्यादा किसका होगा और किसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो कौन कौन सा एग्जांपल हमने लिया, ग्लिसरॉल, ग्लिकोल, वाटर, अल्कोहल, ईथर, और बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हैं। लेकिन ये सभी में मॉलिक्यूल बढ़ने से और घटने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और वेपर प्रेशर में चेंजिंग आता है, इसलिए हमने एग्जांपल लिया। हमने जो पॉइंट लिखा है ऊपर उसी का एग्जांपल यहाँ पे लिख रहे हैं। अब इसको समझाते हैं कि कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है, किसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा और किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। यही चीज हम लिख रहे हैं इस पे। चलिए दिखाते हैं वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा किसका होगा। ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है बाबू CH2 सिंगल बॉन्ड OH, CH सिंगल बॉन्ड OH और CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। एक ग्लिसरॉल है जिसको ग्लिसरीन के नाम से आप जानते हैं, और ग्लिकोल, ग्लिकोल जिसका फॉर्मूला CH2
H2O और अल्कोहल सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड H, ईथर सिंगल बॉन्ड O, यही है। अब चलिए एक बच्चा बोला कि सर आप एग्जांपल लिए हैं जो कुछ समझ में नहीं आए, ठीक है, अब हम समझाते हैं आपको। आप पढ़ रहे हैं फैक्टर ऑफ हेटिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब ये होता है बाबू कि वेपर प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा, उसका फैक्टर क्या है सॉल्यूशन का, मतलब सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर का। तो इसमें आपको ये एग्जांपल हम लिया और उसका पहला फैक्टर ऑफ हेटिंग हमने आपको दिखाया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मतलब होता है कि मोर देन वन एटम, तो मोर देन वन एटम का मतलब एक या एक से अधिक। अब यहां समझना है कि इंटरमॉलिक्यूलर में जितने सारे मॉलिक्यूल होंगे उसमें जितना एटम बढ़ेगा उसके बीच अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ेगा। तो अट्रैक्शन का फोर्स बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि किसी भी कंपाउंड में अगर मॉलिक्यूल बढ़ेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो उसका वेपर प्रेशर ऑब्वियसली बात है कि डिक्रीज कर जाएगा। जब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल में एटम बढ़ रहा है। तो आप देखिए CH2 CH CH2, यहां देखिए इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, यानी इसमें मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा है, मतलब एटम की संख्या ज्यादा है। मॉलिक्यूल जैसे अगर एक कार्बन होता तो एक एटम होता, लेकिन यहां कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो एक मॉलिक्यूल हो गया। तो इसी तरीके का मॉलिक्यूल यहां भी बढ़ रहा है, इसी तरीके का मॉलिक्यूल यहां भी बढ़ रहा है, यानी हम देख रहे हैं कि इसमें मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा हो रहा है, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका ज्यादा हो रहा है। अब देखिए इसके बगल वाले में जो ग्लिकोल लिखे हैं उसमें आपका एटम कमा है, मतलब एटम के बीच की संख्या कमा है, एटम का लेंथ कमा है। तो एटम का लेंथ कमा है, इसका मतलब है कि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां कमा इसका मतलब कि वेपर प्रेशर बढ़ा। क्यों? क्योंकि इम्फा is inversely proportional to the vapor pressure, यानी Vp। क्या फैक्टर ऑफ हेटिंग पहला। अब देखिए इसमें मॉलिक्यूल ज्यादा है, इसमें मॉलिक्यूल कम है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू ज्यादा किसका होगा, ग्लिसरॉल का, और वेपर प्रेशर ज्यादा किसका होगा, ग्लिकोल का। लेकिन अब देखिए वाटर में मॉलिक्यूल और कम गया, यहां कमने का मतलब कि टोटल एटम की संख्या यहां कितना है, 1 2 3, यानी जो ग्लिकोल था उससे और कम गया एटम। इसका मतलब यह है कि मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा, एटम घटेगा तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी घटेगा, मॉलिक्यूल घटेगा, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा। तो यहां मॉलिक्यूल का बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, यानी वेपर प्रेशर इसका बढ़ जाएगा। तो यहां भी आपका क्या होगा, ग्रेटर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहां देखिए वाटर के बाद अल्कोहल में आएगी, तो अल्कोहल में टोटल एटम की संख्या 2, यहां एटम की संख्या 3, तो इसके बीच 3 का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, इसके बीच 2 का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा किसका, इसका, इसका क्या होगा, वेपर प्रेशर। अब बताइए इससे भी कम गया इसका, मतलब इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू 0 ना के बराबर है, एक ही एटम है, क्या अट्रैक्शन लगेगा, लेकिन इसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। ईथर को आप जैसे ही हीट कीजिएगा, टेम्परेचर दीजिएगा, वैसे ही वो वेपोराइज हो जाएगा, एट ए टाइम वो वेपोराइज होगा, यानी इतना फास्ट वेपोराइजेशन होगा कि उसका ऑब्वियसली बात है कि उसका वेपर प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे ही उसमें टेम्परेचर लगाएगा कि वो उड़ गया, यानी गैस बन गया, वेपोराइज
ज्यादा होगा उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, मतलब उसमें मॉलिक्यूल की संख्या, एटम की संख्या कम होगा। जब एटम नहीं होगा तो अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा, जब अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगेगा तो वह मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं कहलाएगा, और मॉलिक्यूल रहेगा तो ऑब्वियसली बात है कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना ही लगना है, क्योंकि दोनों एटम एक कोवैलेंट अरेंजमेंट करता है। आगे बात करते हैं सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू किसका ज्यादा है, तो ग्लिसरॉल, ग्लिकोल, वाटर, उसके बाद अल्कोहल, उसके बाद ईथर। लेकिन हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेरा क्या होगा, इम्फा डिक्रीज, इम्फा क्या करना मेरा डिक्रीज, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो मेरा क्या होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीज। इसका और कम है, इसका और कम है, इसका और कम है। इसका मतलब है कि जिसमें मॉलिक्यूल है ही नहीं, एटम का कॉम्बिनेशन ज्यादा है ही नहीं, उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो देखिए लेफ्ट टू राइट आपने गया तो वेपर प्रेशर इंक्रीज कर गया, फिर आपने लेफ्ट टू राइट गया तो इम्फा का वैल्यू आपका डिक्रीज कर गया, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर गया। तो आपके सामने एक रिलेशन लिखा था हम, इम्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, वेपर प्रेशर का। अब देखिए तो वेपर प्रेशर का जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, इसका मतलब है कि उस मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, घटेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। यही है पहला फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जल्दी लिखिए फिर बात करें। एक चीज और हम बताना चाहेंगे आप लोगों को, देखिए तो इसमें डिग्री ऑफ अल्कोहल भी है, तो कितना डिग्री ऑफ अल्कोहल है इसमें, एक कार्बन इस कार्बन से अटैच है, मींस ए वाला कार्बन कितना डिग्री, 1 डिग्री। हाँ, ए वाला कार्बन को देखिए कितना डिग्री से अटैच है, ऊपर और नीचे, तो 2 डिग्री, यानी 2 डिग्री अल्कोहल भी होगा ना, क्योंकि OH बॉन्ड है ना, यहाँ भी OH बॉन्ड है, यहाँ भी OH बॉन्ड है, तो जितना डिग्री ऑफ कार्बन उतना ही डिग्री ऑफ अल्कोहल और हाइड्रोजन ना। तो यहाँ देखिए तो ए कार्बन इस कार्बन से अटैच है, मींस 1 डिग्री अल्कोहल, एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच है ऊपर नीचे, इसलिए 2 डिग्री कार्बन, इससे अल्कोहल अटैच है, इसलिए 2 डिग्री अल्कोहल, और यहाँ कितना डिग्री, 1 डिग्री। यानी हम लोग से अगर कोई पूछता है कि ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन में टोटल नंबर ऑफ डिग्री ऑफ अल्कोहल की संख्या कितना है, तो आप क्या बताइएगा, 1 डिग्री की संख्या 2 और 2 डिग्री की संख्या 1, याद रखना इस बात को। बट ग्लिकॉल में अगर हमसे पूछता तो दोनों 1 डिग्री है, दोनों एक दूसरे से अटैच है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को 1 डिग्री कंसीडर करके देगा। अल्कोहल का कोनो डिग्री नहीं होता है, जो वहां आपने लिखा है O बॉन्ड H बॉन्ड H, फिर OH और ईथर, इससे भी कोई डिग्री नहीं होगा, क्योंकि कार्बन आता है वही डिग्री देता है। कार्बन का ही डिग्री होता है, किसी अदर एटम का, किसी अदर मॉलिक्यूल का डिग्री नहीं होता है। तो आप इसको जल्दी लिखें फिर बात करेंगे। चलिए इसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग, आप समझ में आ गया होगा, आ गया समझ में जी। चलिए अब देखिए इसके बाद
इसके बाद सेकंड इसका हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर का सेकंड पॉइंट, टेम्परेचर। देखिए आप लोग जानते होंगे वेपर प्रेशर क्या है, पहला आपको पढ़ाया रिलेशन। अब दूसरा रिलेशन पढ़ाने आ रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर में टेम्परेचर। देखो तो जी, वेपर हम लोग डेली घर में तैयार करते हैं। अब प्रेशर का मतलब क्या कि उसका जितना जो वो प्रेशराइज मतलब वो वेपर गैस बनकर के जितना बाहर आ रहा है वही उसका वेपर प्रेशर होगा। मतलब वेपर का जितना प्रेशर बन रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर। कब? जब टेम्परेचर देंगे तब। आप लोग घर में या कहीं भी रहते हैं तो पानी को आप हीट करते हैं, तो पानी को हीट करते हैं तो उससे वेपर बनता है। और वेपर जब बना तो आप देखते हो कि वो प्रेशर बाहर निकलते रहता है, ऊपर को निकलते रहता है, जिसका यूनिट प्रेशर का यूनिट क्या होता है? एटीएम होता है। वेपर का कोई यूनिट नहीं होता है ना। क्योंकि अब देखिए हम टेम्परेचर, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे लिक्विड मॉलिक्यूल का वेपर प्रेशर भी बढ़ता है। ये सबको जानना है कि अगर आप पानी को हीट कर रहे हैं तो आप पानी गैस पर चढ़ाए, गैस को आप जलाए, हीट देना स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे आपका कंटेनर हीट हुआ, जो पानी वाला है कंटेनर, वैसे वैसे देखते हैं कि उससे वेपर होना स्टार्ट हो जाता है। तो जितना ज्यादा आप टेम्परेचर उसको देते रहिएगा उतना ज्यादा उस लिक्विड मॉलिक्यूल से वेपोराइजेशन होगा। यानी जितना वेपोराइजेशन होगा उस लिक्विड मॉलिक्यूल से, उस लिक्विड मॉलिक्यूल का एस्केपिंग टेंडेंसी, एस्केपिंग का मतलब होता है कि किसी भी गैसियस सब्सटेंस के लिए ही यूज होता है। मतलब गैसीय एस्केपिंग टर्म गैसियस सब्सटेंस के लिए होता है, यानी स्पेशली फॉर वेपर के लिए। तो गैस एस्केपिंग टेंडेंसी उस लिक्विड मॉलिक्यूल का इंक्रीज करेगा। कब? जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तब। और आइए कि एस्केपिंग टेंडेंसी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में और क्या बढ़ेगा सर? तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। कोई भी मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। पूछिए कैसे सर? आइए एक वेरी सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं आपके सामने। मान लीजिए कि यह एक आपने इसमें पानी भर दिया, पूरी तरीके से इसमें आपने H2O ले लिया और आप लोग क्या किया, इसमें आग लगा दिया। मतलब पानी में नहीं, नीचे में कंटेनर में, मतलब कंटेनर के अंदर से हीट देना स्टार्ट किया। हीट देना स्टार्ट किए तो आप देखते होंगे कि कुछ देर बाद 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट बाद आप देखते होंगे कि इस लिक्विड मॉलिक्यूल से वेपर बनना स्टार्ट हो गया। वेपर बनना स्टार्ट हो गया और वो वेपर आप देख रहे हैं कि वो बाहर निकलते जा रहा है, ऐसे गुब्बारे की तरह गोल गोल में ऐसे ऐसे वेपर निकलते जाता है, बाहर को निकलते चला जाता है वेपर। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाइएगा, टेम्परेचर इंक्रीज कीजिएगा, वैसे वैसे क्या बढ़ेगा? वेपर प्रेशर बढ़ेगा। जब वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो देखिए तो बाबू, ये जो मॉलिक्यूल है, यानी जो लिक्विड लिया था आपने, जो ये लिक्विड है आपका, इस लिक्विड में एक मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल किसका है? वाटर का मॉलिक्यूल है, यानी सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल है। तो जो वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें इसका मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू भी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। लेकिन अब हमको कैसे पता चलेगा कि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? तो हम आपको बता रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए। ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यानी लिक्विड मॉलिक्यूल का क्या बढ़ा? वेपर प्रेशर। तो आप जानते हैं कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंफा, यानी इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वैल्यू डिक्रीज करेगा। इंफा का वैल्यू क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा। जब इंफा का वैल्यू घट गया यानी वेपर प्रेशर बढ़ गया होगा। जब वेपर प्रेशर बढ़ेगा
तो किसी भी मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, यानी किसी भी मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। लिक्विड मॉलिक्यूल का, यहां लिक्विड मॉलिक्यूल आपने लिया है, तो लिक्विड मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर पर क्या इफेक्ट पड़ा? बढ़ गया। जब वेपर प्रेशर बढ़ गया तो उस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का इंफा का वैल्यू डिक्रीज करेगा। जब इंफा डिक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल इंक्रीजेज। मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल भी क्या होगा आपका? इंक्रीज करेगा उसका एस्केपिंग टेंडेंसी। एस्केपिंग का मतलब ऑलवेज होता है वेपर प्रेशर के लिए यूज होता है, गैसियस सब्सटेंस के लिए यूज होता है एस्केपिंग टर्म, यानी एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल इंक्रीजेज। कब? जब टेंपरेचर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। वेपर प्रेशर बढ़ गया, इस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा। इससे पहला फैक्टर आपने पढ़ा है वेपर प्रेशर का, तो इंफा का वैल्यू डिक्रीज किया। कब? जब वेपर प्रेशर बढ़ा। जब वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है कि उस मॉलिक्यूल में जो काइनेटिक एनर्जी होगा वह इंक्रीज कर जाएगा। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा तो वो गैसियस सब्सटेंस बन जाएगा, पूरी तरीके से वेपर बन जाएगा। तो वेपर जहां बना तो उसका एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल भी क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल का जो गैसियस कंपोनेंट है, गैसियस सब्सटेंस का मतलब गैसियस टर्म में चला गया, सब्सटेंस हमने बोला इसका मतलब वो गैसियस फॉर्म में चला गया, तो उसका इंक्रीज होगा एस्केपिंग टेंडेंसी। सब खेला किसके कारण हो रहा है? सब पूरे तरीके से कंडीशन किसके थ्रू हो रहा है? टेम्परेचर को बढ़ाने से। देखिए आपने टेम्परेचर जहां बढ़ाया वेपर बढ़ा, वेपर बढ़ा काइनेटिक एनर्जी बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल बढ़ा। जब लिक्विड मॉलिक्यूल बढ़ा तो आपका इंफा का वैल्यू घट गया, डिक्रीज कर गया। यही है ये कंडीशन सेकंड, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब जल्दी लिखिए, इसको फिगर को बनाइए, फिर हम एक लाइन लिखवाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी लिखिए। हम बोल के लिखवाएंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए लिख लिया होंगे। हम लिख रहे हैं increases the temperature, increases the kinetic energy of the liquid molecule when the escaping tendency of the liquid molecule increases, यानी लिक्विड मॉलिक्यूल का escaping tendency भी जब क्या करेगा? इंक्रीज करेगा या इंक्रीज होगा। यही पॉइंट लिखवाना था हमको, हमने आपको
जल्दी लिखिए इसको। ये सेकंड क्या आपका है पॉइंट। हो गया। चलिए अब देखिए, अब बहुत मजेदार चीज पढ़ाने जा रहे हैं आपको। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज और मजेदार। surface area of the liquid, surface area of the liquid। बहुत आसान चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब एक चीज आप देखिए, मान लीजिए कि हम एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने क्या किया कि सॉल्वेंट पूरे तरीके से फुल कर दिया, इसमें लबालब भर दिए हैं क्या सॉल्वेंट यानी वाटर। H2O हमने इसमें पूरा फुल भर दिया, लबालब H2O को डाल दिया इसमें। जैसे ही हम इसमें H2O भरे हैं, यानी ये लिक्विड मॉलिक्यूल जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा सरफेस एरिया के ऊपर, यानी कोई भी लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा और उसका वेपर प्रेशर भी सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। आप देखते होंगे कि अगर आप पानी को ग्लास में भी गर्म कीजिएगा तब उसमें वेपर होगा, थाली में गर्म कीजिएगा तब भी वेपर होगा, लोटा में गर्म कीजिएगा तब भी गर्म होगा, किसी प्रेस कुकर में गर्म कीजिएगा उसमें भी होगा, किसी अदर कंटेनर में करेंगे तब भी होगा, सस्पेंड में करिएगा तब भी गर्म होगा। यानी कोई भी वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का, लिक्विड का, उसके सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन एक चीज है, आपके सामने थोड़ा देर पहले रेट ऑफ वेपर पढ़े थे सॉल्यूशन का, तो यहां क्या है कि सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड कौन चीज करता है। तो जैसे ही हम लिक्विड को, यानी इस कंटेनर को, मान लो कि ये कंटेनर है, इस कंटेनर को हम हीट किए तो इससे वेपर बनना स्टार्ट हुआ। तो जहां वेपर बनना स्टार्ट हुआ इसका मतलब है कि रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाना स्टार्ट हो गया, रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम कंडीशन को शो करना स्टार्ट किया। तो कोई भी रिएक्शन जैसे ही इक्विलिब्रियम कंडीशन में जाना स्टार्ट होगा, इसका मतलब है कि उसमें रिएक्शन प्रोसीड कर गया, यानी टेम्परेचर लेकर के वो वेपर बनना स्टार्ट हुआ, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्जन होना स्टार्ट हो गया। तब उस केस में एक रेट टर्म यूज होता है। कैसा टर्म यूज होता है बाबू? रेट टर्म। फिर से सुनिए मेरी बातों को, अगर नहीं सुने होंगे अच्छे से तो फिर से सुनिए। हमने कहा कि मेरा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑन सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, मतलब सरफेस एरिया पर इंडिपेंडेंट होता है किसका? वेपर प्रेशर का, या वेपर प्रेशर इंडिपेंडेंट होता है सरफेस एरिया। लेकिन जैसे ही आपका कन्वर्जन होना स्टार्ट होगा, मतलब ये लिक्विड है, वेपर बनना स्टार्ट होगा, तब एक रिएक्शन स्टार्ट होगा।
एक इक्विलिब्रियम कंडीशन स्टार्ट होगा, रिएक्शन प्रोसीड करना स्टार्ट होगा। तो रिएक्शन प्रोसीड जैसे ही करेगा, इसका मतलब है कि उस रिएक्शन में एक रेट टर्म का यूज होगा। तो रेट टर्म किसके लिए लगेगा? रेट ऑफ वेपोराइजेशन के लिए। पूछिए सर रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्यों लगेगा सर? इसलिए लगेगा बाबू रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्योंकि लिक्विड कन्वर्ट कहां हो रहा है? वेपर में ना। तो हम वेपर का ही ना रेट निकालेंगे और देखेंगे कि वो सरफेस एरिया पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं। तो जैसे ही आप वेपर का रेट निकालिएगा तो वो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा। आप समझिए, अगर आप गिलास में हीट कर रहे थे पानी को, तब आपका वेपर, और पानी को फिर आप बड़े बर्तन में हीट कर रहे हैं, मतलब लोटा में या सस्पेन में, तब उसका वेपर यानी रेट ऑफ वेपर ज्यादा होगा। यानी सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड कर गया। जैसे जैसे आप सरफेस एरिया बढ़ाइएगा वैसे वैसे रेट ऑफ वेपोराइजेशन बढ़ेगा। लेकिन आप जैसे जैसे सरफेस एरिया घटाइएगा वैसे वैसे आपका मतलब रेट ऑफ वेपोराइजेशन यानी वेपोराइजेशन का रेट डिक्रीज करेगा। कब? जब सरफेस एरिया कम कीजिएगा तब। आप गिलास में कीजिएगा तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन कम होगा, आप बड़े वाले कंटेनर कीजिएगा तो रेट ऑफ वेपोराइजेशन इंक्रीज कर जाएगा, ज्यादा होगा। मान लीजिए कि आप 10 लीटर पानी को हीट कर रहे हैं और आप 1 लीटर पानी को हीट कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा वेपोराइजेशन किसमें होगा? जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है, रेट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होगा जिसका सरफेस एरिया बढ़ा हुआ है। यानी आप क्या किया, इस बड़े वाले कंटेनर को लिया और बड़े वाले कंटेनर में जैसे ही लिया तो इसका सरफेस एरिया क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो इसका ए आपका लिक्विड है, तो इसका रेट ऑफ वेपोराइजेशन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और साथ ही साथ इंक्रीज क्या करेगा? देखिए इसका सरफेस एरिया भी बढ़ गया, कंटेनर का सरफेस एरिया क्या कर गया? लार्ज हो गया। इसका कंटेनर का सरफेस एरिया क्या होगा? छोटा हुआ। तो इसका वेपर प्रेशर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जैसे ही रेट ऑफ वेपोराइजेशन निकालिएगा तो वेपोराइजेशन उसके सरफेस एरिया को बढ़ने से उसका मतलब वेपोराइजेशन यानी रेट ऑफ वेपोराइजेशन इंक्रीज करता है। यानी सरफेस एरिया भी क्या करेगा? सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, यानी सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड में क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो आप जल्दी लिखिए इसको कंटेनर को, इसके बाद लिखवाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। करेगा, लेकिन सरफेस एरिया के ऊपर वेपर प्रेशर क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। रेट अलग चीज है, रेट ऑफ वेपोराइजेशन अलग चीज है और वेपर प्रेशर अलग चीज है। याद रखिएगा इस बात को। रेट ऑफ वेपोराइजेशन हुआ, इसका मतलब वहां पे कन्वर्जन होना स्टार्ट हो गया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाना स्टार्ट होगा। तो एक स्टेट यानी लिक्विड है वो वेपर में चला गया, यानी गैसीय स्टेट में चला गया। तो जैसे जैसे बड़ा कंटेनर करेंगे तो सरफेस एरिया बढ़ने से रेट ऑफ वेपोराइजेशन में इंक्रीजमेंट आएगा। तो आप लोग लिखिएगा जो हम लिखवा रहे हैं। बोल के लिखवाएंगे, लिख दें? लिख दें। तो लिख रहे हैं, इसी के नीचे आप लोग लिखिएगा, कंटिन्यू नोट्स बनाइएगा। वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड is independent on surface area, but the rate of vapor
increases and या then लिखिए then increases in surface area of the liquid। देखिए वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑन सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया के ऊपर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होगा, इंडिपेंडेंट, बट द रेट ऑफ वेपोराइजेशन, लेकिन जो रेट ऑफ वेपोराइजेशन होगा वो इंक्रीज करेगा, तब इंक्रीज क्या करेगा, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड, यानी रेट जो ऐसे ही उसका बढ़ेगा तो लिक्विड का सरफेस एरिया क्या करेगा, इंक्रीज होगा। तो ये था आपका सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। अब हम लोग अगले क्लास पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बाद स्टार्ट करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी कल अगले क्लास मेरा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है मंडे को,